हम बढ़ते हैं आगे। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हमने कल बात किया था कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज हम किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा एक वहीं से मैं ओवरव्यू से स्टार्ट करता हूँ वापस से। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स हम किसको कह रहे हैं? कोई भी रिसोर्स जो कि हमें नेचर से ऑब्टेन हो रहा है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो भी रिसोर्सेज हमारे पास नेचर जो हमें प्रोवाइड करवा रहा है, दैट इज नोन एज नेचुरल रिसोर्स। इसमें हमने देखा था कि भाई ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। और खास तौर से अगर हम एग्जांपल देखें तो एयर हो सकता है हमारा नेचुरल रिसोर्स, जिसमें कि ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है। लैंड हो सकता है, लैंड एरिया। वाटर हो सकता है, वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स। इसके अलावा फॉरेस्ट, एनिमल, जितने भी माइक्रोब्स हैं, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्स हो सकते हैं। खासतौर से इनको जो कि प्लांट्स एंड एनिमल हैं, इनको हम बायोडाइवर्सिटी में इसको एक तरीके से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको कल ये बताया था कि भाई क्लासिफिकेशन अगर हम करें नेचुरल रिसोर्सेज का तो दो बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं। मेनली ओवरव्यू हम दो तरीके से लेंगे। पहला रिसोर्स हम कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, जो कि कभी खत्म नहीं होता। उस रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टिबल। इसका मतलब क्या होगा कि रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, अनलिमिटेड में ये हमारे पास प्रेजेंट है। जबकि दूसरा टाइप का जो रिसोर्स है दैट इज नोन एज एग्जॉस्टेबल। और एग्जॉस्टेबल हमारे पास ऑब्वियसली बात है, एग्जॉस्ट हो सकता है तो लिमिटेड कंटेंट में ये हमारे पास प्रेजेंट है, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इनएग्जॉस्टेबल का हमने एक और नाम दिया था यहाँ पे, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज भी इनको बोला जाता है। और जो एग्जॉस्टेबल है इनको क्या बोला जाता है? कन्वेंशनल, क्योंकि लगातार हम इसको यूज कर रहे हैं बिना इनके अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एनर्जी के लिए बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज जो जिनका किया जा रहा है वो एग्जॉस्टेबल का है। तो एग्जांपल हमारे पास जैसे एग्जॉस्टेबल का, तो उसमें क्या क्या आ सकता है भाई? उसमें आ सकता है हमारे पास पेट्रोलियम, जो कि फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी बायोटिक स्पीशीज हैं, दोज आर ऑल्सो एग्जॉस्टेबल, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। जैसे कि हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज पढ़ते ही हैं, तो एक्सटिंक्ट होना मतलब वो है ही नहीं, तो एग्जॉस्टेबल हुआ है इसीलिए तो एक्सटिंक्ट हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो सब इसी के अंदर आएंगी। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी को भी आप बोलोगे कि ये क्या है? एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। और जितने मिनरल्स वगैरह हैं ये सब भी हमारे पास आ जाएंगे एग्जॉस्टेबल का पार्ट। जबकि इन एग्जॉस्टेबल में हमने कल भी डिस्कस किया था, एग्जाम्पल के लिए सन से मिलने वाली जो सोलर एनर्जी है ये हमारे पास लगातार मिलती चली आ रही है, कोई ऐसा कोई लिमिटेड कंटेंट में तो है नहीं, तो इसीलिए हम इसको इनएग्जॉस्टेबल में प्लेस करेंगे। विंड पावर, विंड एनर्जी का यूज जो हम कर रहे हैं ये भी इनएग्जॉस्टेबल का पार्ट है। और टाइडल एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट, तो वो भी क्या है? एक इनएग्जॉस्टेबल है। एयर हो गया। इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ के अंदर से जो रिलीज हो रही है लगातार एनर्जी, वो भी एक तरीके से इनएग्जॉस्टेबल है। तो ये तो हमने कल एक ओवरव्यू देखा था ब्रॉड कैटेगरी में। अब हमें डिस्कस क्या करना है? एग्जॉस्टेबल, ये वाला पोर्शन हमें आगे कंटिन्यू करना है। यहां तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं एग्जॉस्टेबल में। तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस को भी हम फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप वो कहलाएगा जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब अगर हम उसको कंटिन्यूअसली कंज्यूम करें, ठीक है, एंड रिन्यूड कंटिन्यूअसली बाय नेचर, तो वो क्या रहेगा? एक मैनेज्ड स्टेट में, प्रॉपर वे में प्रेजेंट रहेगा, बट मे इवन गेट टोटली एग्जॉस्टेड। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टेबल के अंदर आएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैन बी रिन्यूड और कैन बी रिप्लेनिश्ड, कैन बी रिप्लेनिश्ड इन द नेचर। जबकि दूसरा जो ग्रुप हमारे पास आएगा दैट इज नोन एज नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इसका मतलब है कि कैन नॉट बी रिन्यूड, कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड आफ्टर कंटिन्यूअस यूजेस। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ पे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के कंडीशन को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कौन सा ऐसा एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है जबकि रिप्लेनिश हो सकता है,
भाई जितने भी हमारे बायोटिक रिसोर्सेस हैं, बायोटिक रिसोर्सेस, ये हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं अगर हम इसको एक प्रॉपरली मैनेज तरीके से या फिर मैनेज्ड वे में कंजम्पशन करें, इनका कंटिन्यूस यूज करें और एक तरीके से इनको प्रिजर्व भी करते हुए चलें, कंजर्व भी करते हुए चलें, तो रिप्लेनिश किया जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास एक स्पीशीज है, सपोज ए स्पीशीज है, और ये एकदम एक्सटिंक्शन के कगार पे है, तो हम क्या करेंगे, इसका जर्म प्लाज्म स्टोर कर सकते हैं या फिर इसको एक कंजर्वेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ताकि यहाँ से लगातार इसका हम क्या कर सकें, रिप्रोड्यूस नई नई स्पीशीज यहाँ से इसमें इसके थ्रू करते रहें। तो ये एक तरीके से रिन्यूएबल हो सकता है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है हमारा, भाई डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, तो हम रिफॉरेस्टेशन कर लें, रिफॉरेस्टेशन से वापस तो रिप्लेनिश किया जा सकता है। एग्रीकल्चर सिस्टम आ जाएगा, पूरे के पूरे जितनी भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर सिस्टम, ये भी रिप्लेनिश किया जा सकता है, तो ये भी आपका रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर ही आ जाएगा। सॉइल है, सॉइल भी क्या हो सकती है, रिप्लेनिश की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि सॉइल जो भी हमारे रॉक्स हैं उसके वेदरिंग के प्रोसेस से बनती है, और अल्टीमेटली फिर वो धीरे धीरे अगर बनती रही तो फिर वो रिप्लेनिश हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या क्या आ सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल बेसिकली कोल एंड पेट्रोलियम, यहां पर हम लेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही है, इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो इसको हम ये नहीं कह सकते। भाई देखो, नेचुरल कैलामिटी हुई, कोल भी तो कैसे बना था, जब वो सप्रेस हुआ होगा, नेचुरल कैलामिटी में सारी चीजें दब गई होंगी, प्लांट्स वगैरह, तो तब जाकर के कोल की फॉर्मेशन हुई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बने। लेकिन ये क्या मिलियन ईयर्स लगाता है, इतना ज्यादा टाइम लगाता है कि हम इसको क्या बोल देते हैं कि भाई ये रिप्लेनिश नहीं हो सकता। हो तो सकता है मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद, लेकिन मिलियन ऑफ ईयर्स बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज नॉन रिन्यूएबल। इसके अलावा नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस भी किसके अंदर आ जाएंगी, नॉन रिन्यूएबल के अंदर आ जाएंगी। जो हमारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स भी कैसे हो जाएंगे यहाँ पर, नॉन रिन्यूएबल के अंदर हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि रिन्यूएबल मतलब कैन बी रिप्लेनिश्ड, वापस से वी कैन गेट इट बैक, बट प्रॉपर मैनेज तरीका एक होना चाहिए कंजम्पशन का, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, टोटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एक्सटिंक्ट तो हो ही सकती है ना, बायोटेक रिसोर्सेज जितने भी है, फॉरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपरली मैनेज तरीके से कंज्यूम करें तो फिर चांसेस हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, टोटली एग्जॉस्ट होने से बचा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्ट होगा ही नहीं, हो तो सकता है ना, इसीलिए तो एग्जॉस्टेबल के कैटेगरी में हमने इसको रखा है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे, यस सर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो वाटर रिसोर्स है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वाटर रिसोर्स, तो वाटर रिसोर्सेज बेसिकली दो तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। मेजर जो पोर्शन है इसका, 97.5% टोटल वाटर रिसोर्स ये आपका ओशनिक वाटर है, मतलब जो कि खारा पानी है, ओशनिक वाटर, जिसका हम पीने के लिए यूज में लाते ही नहीं है। दिस इज अनसूटेबल फॉर ह्यूमन, अनसूटेबल फॉर ह्यूमन। जबकि इसका बाकी बच गया 2.5% पार्ट, 2.5% पार्ट इज कंसिडर्ड एज द फ्रेश वाटर, और इसको हम कंजम्पशन में लेके आते हैं, ठीक है, ये हमारा एक तरीके से सूटेबल है, सूटेबल फॉर ह्यूमन, तो ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी 2.5 को भी अगर हम और डिवाइड करें तो भाई इसकी सब कैटेगरी में 1.97% या ऑलमोस्ट 2% के आसपास जो भी ये फ्रेश वाटर है, ये कहाँ प्रेजेंट है, पोलर आइस कैप में। जो पोलर एरियाज हैं वहां पर बर्फ के रूप में क्या है, ये प्रेजेंट है, तो इसका भी हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब पिघल के आ रही होगी नदियों में या फिर जिस तरीके से ये मिल रहा होगा कहीं पे जाकर के, तभी यूज में आ रहा होगा। अदरवाइज तो ये क्या है, जैसे आर्कटिक एरिया है, एंटार्क्टिका जोन है, तो वहां पर ये क्या है, बर्फ के फॉर्म में प्रेजेंट है। बाकी हमारे पास आता है 0.5% के आसपास वाला, तो ये है ग्राउंड वाटर। तो टोटल हमारा
इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटर रिसोर्स भी। फ्रेश वाटर हमारा कुछ इस तरीके से, तो जो नदियां वगैरह है, ठीक है, या फिर जो हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, वो यहाँ से पिघल पिघल करके जो है वो आगे कंटिन्यूस फ्लो हो रहे हैं। तो इसको हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर का यूज आप बोरवेल लगा के कर सकते हो, ठीक है, या फिर जो भी काफी जो हैंड पंप्स वगैरह होते हैं वो भी ग्राउंड वाटर को ही यूटिलाइज करने के लिए यूज होते हैं। तो ये सब हमारे पास फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें लैंड रिसोर्सेज। अब लैंड रिसोर्सेज में मेनली हम बात करेंगे यहाँ पर फॉरेस्ट की या फॉरेस्ट एरिया की। फॉरेस्ट, ठीक है। अब अगर हम देखें 1901, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो इस दौरान जो फॉरेस्ट एरिया था इंडिया की, अगर मैं रिस्पेक्ट में बात करूं, तो 30% of the entire land of the area India was under the forest cover। मतलब 30% पोर्शन इंडिया का क्या था, फॉरेस्ट कवर था ऑफ एंटायर इंडिया। लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ, कि यही आते आते एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, एंड ऑफ 20th सेंचुरी सिर्फ और सिर्फ रह गया ओनली 19.4%। अब धीरे धीरे इसको एक तरीके से रिफॉरेस्टेशन करके बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन एंड ऑफ 20th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी का गैप देख लो, कितना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, कितना ज्यादा यहाँ पर फॉरेस्ट को हमने एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से आपने ध्यान में रखना है कि फॉरेस्ट का काफी ज्यादा जो एक्सप्लॉइटेशन है वो हो रहा है, लेकिन लगातार हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये आई थी 1988 में, ठीक है। ये इंडिया की एक फॉरेस्ट पॉलिसी है। इसके अंदर क्या बोला गया था, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, तो उन सबको एक गाइडलाइन दी गई थी, भाई जो भी आपके हिली एरिया हैं, हिल एरियाज, वहां पे कम से कम आपको एंटायर लैंड का 67% पार्ट फॉरेस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारा प्लेन एरिया है, वहां के लिए जो फॉरेस्ट प्रिस्क्राइब्ड एरिया दिया गया था 33% के आसपास। तो इस तरीके से फॉरेस्ट एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे गाइडलाइन बनी थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर 1988 में। तो ये है कुछ एक डेटा हमारे पास लैंड रिसोर्सेज के अंदर, मेनली फॉरेस्ट वाला। अब थोड़ा सा जानते हैं कि क्या, कौन सा ऐसा रीजन है जो कि डिफॉरेस्टेशन को कॉज कर रहा है, और रिफॉरेस्टेशन के लिए क्या क्या हम स्टेप ले सकते हैं। तो यहाँ तक लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। ओके, तो देखो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा फॉरेस्ट एरिया लगातार कम हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब रिडक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया या फिर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से कम होना। अब क्या रीजन हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के? सबसे पहली चीज तो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। दूसरा रीजन हो सकता है पॉपुलेशन का लगातार इंक्रीज होना। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको रहने के लिए जगह भी चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए तो मकान बनाने हैं, मकान बनाने के लिए कहाँ पे भाई, पहले क्या होते थे, बहुत क्लीन फॉरेस्ट एरिया हुआ करते थे, अब धीरे धीरे वहां पर घर बनने लग गए, तो पेड़ काट कर ही तो बन रहे हैं ये सारे। तो ये भी एक रीजन है। दूसरा तीसरा रीजन हमारे पास हो सकता है, लगातार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोग। एक्सप्लॉइटेशन फॉर द पर्पज ऑफ, जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, लगातार पेड़ काट रहे हैं लकड़ी ऑब्टेन करने के लिए, लकड़ी फर्नीचर प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये सब एक एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट हो जाता है जो भी कॉज कर रहा है डिफॉरेस्टेशन को। और कुछ कल्टीवेशन प्रोसेस ऐसी हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन को कॉज कर रही है। फॉर एन एग्जांपल, एक है झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन को बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी, साथ ही साथ इसका एक और नाम है, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी खास तौर से आपके पूछा जा सकता है, एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये जो झूम कल्टीवेशन है, दिस इज बेसिकली
ये इट इज डन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। खास तौर से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे, वहां पर काफी ज्यादा प्रेवलेंट में है ये झूम कल्टीवेशन। होता क्या है यहाँ पे, तो कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, ट्राइबल कम्युनिटीज हमारी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज जितनी भी हैं, उनमें ये एज अ ट्रेडिशनल मेथड है एग्रीकल्चर का। वो करते क्या है, एक एरिया पे फॉरेस्टेशन करते हैं पहले, ठीक है, या एग्रीकल्चर करते हैं। फॉरेस्टेशन कर लिया या फिर एग्रीकल्चर कर लिया, और जब उनको जो भी उनका प्रोडक्ट है वो मिल गया, या फिर जब जो भी उनका मोटो था वो फुलफिल हो गया, तो फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पर इस एरिया में जितने भी पेड़ वगैरह होंगे या फिर प्लांट्स वगैरह होंगे उनको कट कर देंगे। ऑब्वियसली बात है, दिस इज ये एक तरीके से यहाँ पर जब उनको मिल चुका है तो उन्होंने कट कर लिया। अब जो भी रेसिड्यू बचता है यहाँ पे, ये जितने भी प्लांट के रेसिड्यू बन गए, इनको इन्होंने बर्न कर दिया, जला दिया। और इसी जो भी यहाँ पर ये जो बर्न करने के बाद एशेस बनेंगी, इसको ये यहाँ पर पूरा का पूरा बिखरा देते हैं और फिर जा करके यहाँ पर खेती करते हैं। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, यहाँ की फर्टिलिटी डाउन हो रही है। सॉइल की फर्टिलिटी लगातार क्या हो रही है, गिर रही है। अब सॉइल की फर्टिलिटी लगातार गिरेगी तो एग्रीकल्चर कहाँ से प्रमोट होगा, एग्रीकल्चर प्रमोट नहीं हो पाएगा, फॉरेस्टेशन भी नहीं हो पाएगा, तो फॉरेस्ट एरिया लगातार क्या होगा, डिक्रीज होएगा। तो ये अब जब इनको यहाँ पे भाई एग्रीकल्चर मिल नहीं रहा एक टाइम के बाद, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट एरिया में जाएंगे, दूसरे एरिया में भी सेम चीज किया, यहाँ की फर्टिलिटी भी डाउन हो गई। तो ऐसा करते करते कितना ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है सॉइल की फर्टिलिटी को। तो सॉइल की फर्टिलिटी का लो होना ड्यू टू द झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये भी रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। बट अब धीरे धीरे इस पे कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट एक्ट्स हैं वो फुलफिल किए जा रहे हैं ताकि ये इस तरीके को रोका जाए। तो ये है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि क्या क्या जो इफेक्ट हैं वो हो सकते हैं, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होगा क्या, सबसे पहले तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी लॉस होगी, उसका भी लॉस है। क्यों, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया था वहां पर सिर्फ प्लांट्स ही नहीं थे, एनिमल्स भी थे, उनका घर था। तो धीरे धीरे वो लोग भी यहाँ से शिफ्ट होते रहेंगे, उनको एक जो एडेप्टिव एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलना था वो नहीं मिल पाएगा, तो वो भी धीरे धीरे यहाँ पे कम होते चले जाएंगे। प्लांट का लॉस तो हो ही रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी है यहाँ पे। इसके अलावा क्योंकि फॉरेस्ट क्या होते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जो रेनफॉल वगैरह होती है इवोपरेट होकर के, जो ट्रांसपिरेशन के बाद इवोपरेशन होता है वाटर का, और अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में जब कंडेंसेशन होने के बाद पानी नीचे बरसता है, तो वो पूरी साइकिल क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी। फॉरेस्ट है ही नहीं, कहाँ से क्या इवोपरेट होगा और कहाँ से क्या यहाँ पर रेन हो पाएगी। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी यहाँ पे क्या होती है, अफेक्ट होती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी यहाँ पे क्या होगी, अफेक्टेड। और एटलीस्ट इतना तो देखने को हमें मिलेगा, ड्रॉट कंडीशन भी हो सकती है। जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो फिर ड्रॉट कंडीशन आ जाएगी। साथ ही साथ अगर ड्रॉट कंडीशन हुई, सॉइल इरोजन भी हमें देखने को मिल सकता है, या फिर सॉइल की फर्टिलिटी भी डाउन हो सकती है। ये भी फर्दर एक कुछ इम्पैक्ट्स हैं। एंड अल्टीमेटली इट कैन लीड टू डेजर्टिफिकेशन। वहां पे क्या हो जाएगा, बंजर पूरी लैंड बैरन हो जाएगी, ना ही वहां पे कुछ फर्टिलिटी होगी, तो कुछ उगा भी नहीं पाएंगे हम लोग वहां पे, कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो अब इसको रोकने के लिए, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो रोकने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन। तो इसके लिए हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर सकते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे करें, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए दो तरीके हैं। या तो हम क्या करें, कंजर्वेटरी फॉरेस्ट्री को यूज करें, या कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री टेक्निक को हम यूज करें। कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री टेक्निक यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कमर्शियल फॉरेस्ट्री। कमर्शियल फॉरेस्ट्री नाम से वैसे आप आइडिया लगा सकते हो इसमें। कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री का मतलब होता है हम नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब लगातार इंक्रीज करते चले जाएं तो वो प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाएगा और वहां पर पाबंदी लग जाएगी, तो कोई कट नहीं कर पाएगा या डिफॉरेस्टेशन हो नहीं पाएगा। कमर्शियल फॉरेस्ट्री का मतलब है लगातार एग्रीकल्चर को प्रमोट करते रहो,
एग्रीकल्चर आपके भी बेनिफिशियल देगा तो ये कमर्शियल हो गया एक तरीके से, और साथ ही साथ हम ये भी तो फुलफिल कर ही रहे हैं कि वहाँ पे लगातार प्लांट्स इंक्रीज या फॉरेस्ट एरिया वगैरह इंक्रीज हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक अगर लिख लिया आपने तो यस सर। ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री। तो कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री में आपने ध्यान में रखना है कि बाय मेकिंग नेशनल पार्क्स, साथ ही साथ बायोस्फीयर रिजर्व, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी हमारे पास प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं दैट शुड बी फॉलोड। सो यहाँ पर हम कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री को यूज कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कमर्शियल फॉरेस्ट्री करके, कमर्शियल फॉरेस्ट्री करके हम इसको रिफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर सकते हैं। अब ये देखो दो तरीके से की जा सकती है कमर्शियल फॉरेस्ट्री में। एक तो सोशल फॉरेस्ट्री आ जाएगा, सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का क्या मतलब है, जो भी अनयूज्ड फार्मलैंड है वहां पर ट्रीज या शर्ब को ग्रो करना। तो एक तरीके से कम्युनिटी लैंड में उसका कन्वर्जन हम कर रहे हैं, ठीक है। टू ग्रो ट्रीज और shrubs in unused farmland, unused farmland, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास आ जाएगा इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री में सिंपली हमने क्या करना है, हर्बेशियस क्रॉप्स वगैरह ये सब ग्रो करनी है। along with you can also grow some trees, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हर्बेशियस क्रॉप, हर्बेशियस क्रॉप्स को ग्रो करवाने को ही हम क्या कह रहे हैं, प्लस ट्रीज को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दिस इज विल बी कंसिडर्ड एज द एग्रो फॉरेस्ट्री। अब एक यहाँ पर सिस्टम आता है इसी के अंदर, कमर्शियल फॉरेस्ट्री के अंदर, टोंगिया सिस्टम। टोंगिया सिस्टम, जो ये टोंगिया टर्म है, दिस इज अ बर्मीज वर्ड, म्यांमार का वर्ड है ये। बर्मा पहले बोला जाता था म्यांमार को। तो टोंगिया इज डिराइव्ड फ्रॉम टोंग विच इज नोन एज हिल, एंड या मतलब होता है कल्टीवेशन, तो मतलब हिल कल्टीवेशन। तो ये जनरली टोंगियन सिस्टम देखने को मिलता था हमें जो भी हिली एरियाज थे, ये जैसे कि तंजानिया है, किलिमंजारो वाला जो पूरा रीजन है, वहां पर ये देखने को मिलता था सबसे पहले। और धीरे धीरे इसको लेके आया गया कहाँ पे, म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार में फिर ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स ने इसको यहाँ पर प्रमोट किया था। उसके बाद इसको फिर इंडिया में, क्योंकि बंगाल जो है, बंगाल भी काफी, बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार ये सब आपस में लगते हुए रीजन हैं। बंगाल से बांग्लादेश लगता है, बांग्लादेश से म्यांमार का एक जो बाउंड्री है वो लगती है। तो लगातार फिर धीरे धीरे ये आप कह सकते हो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ बढ़ता गया। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, इन नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल किया क्या जाता है अभी समझाऊंगा। ब्रिटिशर्स ने, और खास तौर से यहाँ पर एक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे ब्रिटिश, उनका नाम था ब्रैंडिश, ब्रैंडिस। इन्होंने 1890 में बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था टोंगिया सिस्टम। अब इसके अंदर देखो करना क्या, सिंपल सी चीज है। हमें क्या करना है, बिटवीन रोज ऑफ प्लांटेड ट्रीज, जैसे यहाँ पे ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्रीज जो हैं वो ग्रो हो रखे हैं, इनके बीचों बीच हमने एग्रीकल्चरल क्रॉप ग्रो कर देनी है, जिसकी वजह से कमर्शियल फॉरेस्ट्री को भी प्रमोशन मिल रहा है, रिफॉरेस्टेशन भी प्रमोट हो रहा है। दिस इज नोन एज टोंगिया सिस्टम, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो टोंगिया सिस्टम इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री का ही ये पार्ट हो जाता है। इसका जो डायग्राम है वो देख लेते हैं आगे, एक पिक्चर है उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ तक लिख लिया आपने? यस सर। ये देख सकते हो यहाँ पे, तो ये ट्रीज हैं यहाँ पे, और लगातार इसी तरीके के रोज ऑफ प्लांटेड ट्रीज हैं जिनके बीचों बीच आपको दिख रहा होगा ये, और ये प्लांट्स या क्रॉप्स जो हैं ये ग्रो कर रखी हैं। तो इसी तरीके से पूरे हिली एरिया का ज्यादातर कल्टीवेशन ऐसे ही किया गया, तो इसीलिए ये फेमस हुआ टोंगिया सिस्टम, ठीक। ये है टोंगिया सिस्टम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब एक केस स्टडी ले लेते हैं कि रिफॉरेस्टेशन या फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को प्रमोट करने के लिए लोगों का मूवमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा काफी पहले से।
तो वो थोड़ा सा समझते हैं, स्टोरी है दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, उसको समझते हैं। देखो केस स्टडी, 2 केस स्टडीज दे रखी है फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। एक केस स्टडी दे रखी है आपकी खेजरी मूवमेंट, खेजरी आंदोलन भी उसको बोला जाता है, और एक केस स्टडी दे रखी है यहाँ पर चिपको मूवमेंट। दोनों को समझते हैं कि किसमें क्या हुआ था। देखो खेजरी मूवमेंट हुआ था 1731 के आसपास, ठीक है, और कहां पे हुआ था? राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में, इन जोधपुर राजस्थान, ठीक है। अब इस टाइम तक 1731 तक यहाँ पर राजा हुआ करते थे। भाई डेमोक्रेसी तो थी नहीं, ठीक है, राजा महाराजा का शासन होता था, रूल होता था। तो जो भी यहाँ पे किंग थे, उसने अपने मिनिस्टर्स को ऑर्डर दिया कि जाइए, और एक पर्टिकुलर विलेज था वहां पे बहुत सारे खेजरी ट्री थे, खेजरी ट्रीज थे। और ये खेजरी ट्री जो है, इसका साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया, ठीक है। और यहाँ पे विलेज में रहने वाले जो लोग थे वो थी बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई कम्युनिटी। और ये बिश्नोई कम्युनिटी इस पेड़ को बहुत ही रिलीजियस मानते थे, या फिर जैसे हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं उसी तरीके से इनको इनकी काफी ज्यादा जो आप कह सकते हो श्रद्धा वो जुड़ी हुई थी इस पेड़ के साथ में, क्योंकि ये पेड़ काफी इनको प्रोडक्ट्स जो था वो देता था। तो इसकी वजह से बिश्नोई कम्युनिटी ने ये अपोज किया कि भाई हम इस जो भी जितने भी खेजड़ी ट्रीज यहाँ पे प्लांटेड हैं इस विलेज के, उनको काटने नहीं देंगे। लेकिन किंग का ऑर्डर था कि किसी भी हाल में यहाँ पर कट करना है, बिकॉज उसको एक महल बनाना था अपने लिए नया, और उसके लिए उसको लकड़ी की जरूरत थी। तो उसको लगातार मतलब वो प्रेशराइज कर रहा था अपने मिनिस्ट्री को कि भाई यहाँ पर आप कट करिए किसी भी तरीके से। यहाँ की बिश्नोई कम्युनिटी ने क्या किया, इसमें खास तौर से एक लेडी उभर के आती है, शी वॉज अ वेरी करेजियस वुमेन, अमृता देवी, अमृता देवी। अमृता देवी की लीडरशिप में जितनी भी बिश्नोई कम्युनिटी थी वो सारे पेड़ों से चिपक गए, ठीक है। उन्होंने क्या कर लिया, पेड़ों को होल्ड कर लिया। और इसमें अमृता देवी नहीं, इनकी डॉटर्स भी थी, सबने मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया था। तो चिपको मूवमेंट एक्चुअली नाम तो चिपको पड़ा उसका, लेकिन उसका इनिशिएशन 1731 में हो गया था। सेम चीज हुई थी, पेड़ों से चिपक गए थे, और फिर इन्होंने बोला कि भाई आपको पेड़ काटने उससे पहले आप हमें काटिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर डेमोक्रेसी तो थी नहीं, राजा का ऑर्डर होता था, और राजा क्रूएल भी हो सकता है, उस टाइम का राजा काफी क्रूएल था। उसने क्या किया, अमृता देवी और जितने भी लोग थे वहां पे पेड़ों से जो चिपके हुए थे, अमृता देवी के साथ उनकी 3 डॉटर्स को कट कर दिया गया। और इसको कट करने के बाद फिर वो अपने आप ही वो पेड़ वगैरह वो कट करते चले गए। तो बहुत ही ज्यादा क्रुएलिटी हुई थी इस टाइम पे। तो ये कहलाया खेजरी मूवमेंट। तो कितना ज्यादा प्रेम था लोगों का पेड़ों के लिए, तो वो यहाँ पर हमें दिखता है, ठीक है। एक इसका ये पिक्टोग्राफियल रिप्रेजेंटेशन है कि इस तरीके से यहाँ पर लोग पेड़ों से चिपके हुए थे, और ऑर्डर था कट करना था, तो भाई लोगों को यहाँ पर मार दिया गया। उसके बाद जो है वो पेड़ों को भी कट कर दिया गया। तो दिस वाज वेरी करेजियस मूवमेंट लेड बाय अमृता देवी बिश्नोई। तो इसी को कमेमोरेट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक जो प्रोटेक्शन अवार्ड है वो इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, प्रोटेक्शन अवार्ड। तो दिस वाज इनिशिएटेड by the government of India to commemorate the courage of the lady Amrita Devi Bishnoi, extraordinary courage, dedication, protecting wildlife। तो इसीलिए ये जो अवार्ड है ये उन लोगों को दिया जाता है जो अपना एक तरीके से बहुत ज्यादा डेडिकेशन शो करते हैं, डेडिकेशन टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, टुवर्ड्स
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी पहली केस स्टडी जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। यहाँ ये समझ में आया आपको, क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट भी सेम उसी तरीके का मूवमेंट था, पेड़ों से चिपक गए थे। अब ये इनिशिएट हुआ था 1974 में। ये 1731 में खेजरी हुआ था और चिपको मूवमेंट 1974 में। एंड ये इनिशिएट हुआ था आपके उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में। गढ़वाल हिमालय रीजन है यहाँ पर उत्तराखंड में। मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ और मेरे घर के मतलब जो पास में जिला है, गांव है, वहां पर जो लेडी थी गौरा देवी, उन्होंने सबसे पहले इसको इनिशिएट किया था अलोंग विद सम अदर लीडर्स ऑफ दैट टाइम, जो कि जिन्होंने अपना मूवमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो देख लेते हैं इसको भी, चिपको मूवमेंट को। तो देखो, चिपको मूवमेंट जो है ये गढ़वाल हिमालयाज में इनिशिएट हुआ और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एमिनेंट पर्सनैलिटीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एक तो थी हमारी गौरा देवी। गौरा देवी आपकी जुड़ी हुई है चमोली डिस्ट्रिक्ट से। चमोली डिस्ट्रिक्ट के रैणी गांव एक है, वहां पर इन्होंने इनिशिएट किया था। उसके बाद इसके अंदर कुछ और लीडर्स जुड़े थे। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जी, ये इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी। ठीक है, अभी कुछ ही महीनों पहले इनकी डेथ हुई है। बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। काफ़ी अच्छे इन्वायरमेंटलिस्ट थे ये। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सोचते थे। जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ है या फिर जो भी हमारा फॉरेस्ट एरिया है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, उसके लिए बहुत ये सोचते थे और काफ़ी मूवमेंट भी इन्होंने किए हुए। एंड ही बिलोंग टू टिहरी। इसके बाद एक और चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में, गोपेश्वर, यहीं का मैं रहने वाला भी हूँ, गोपेश्वर। तो यहाँ से ये जुड़े हुए थे, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट दोनों चमोली डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। एंड सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी। तो ये तीन एमिनेंट पर्सनैलिटी के आपको नाम ध्यान में रखने हैं। तो दिस चिपको मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय दीज थ्री। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। कि हुआ क्या था उस टाइम पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस टाइम पे गांव गांव तक सड़क बनानी थी। सड़क बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया था कि आप वहां जहां जहां पे रोड बनानी है वहां पे पेड़ों को काट दीजिए। तो जैसे ही इनके गांव तक ये बात पहुंची तो ये सारे लोग आए और इन्होंने वापस से वही सेम चीज रिपीट की, पेड़ों से चिपक गए। और फिर गवर्नमेंट को बोला कि आप अगर पेड़ों को काटना ही चाहते हैं तो सबसे पहले हमें काटिए, उसके बाद। लेकिन ये 1731 की तरह नहीं हुआ, केजी मूवमेंट की तरह नहीं हुआ, बिकॉज इट इज 1974 और इस टाइम तक हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी थी। ठीक है, डेमोक्रेसी की वजह से लोगों का शासन होता है भाई, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा। तो डेमोक्रेसी में आप पीपल के अगेंस्ट ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स होते हैं हर किसी के। राइट टू लाइफ है लोगों की अपनी। तो इसीलिए गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। तो ये मूवमेंट बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल हुआ था और इसको काफी ज्यादा अप्रेजल भी मिला था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यू कैन से, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यू कैन से। तो ये दोनों ही मूवमेंट आपने ध्यान में रखने हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या है? तो धीरे धीरे जो लोकल कम्युनिटीज थी वो काफी ज्यादा जागरूक हो रही थी, काफी ज्यादा एक तरीके से वो पार्टिसिपेट कर रही थी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसी सिग्निफिकेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में ये जो मैनेजमेंट टेक्निक है बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया था। कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके का, यू कैन से दिस इज अ कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बोला गया कि भाई हम जाते हैं और जितने भी गांव वाले लोग हैं उनका और गवर्नमेंट के बीच में एकदम बहुत अच्छे से तालमेल रहे, उसके लिए हम लोगों का पार्टिसिपेशन चाहते हैं। कि भाई अगर गवर्नमेंट को सपोज क्या करना है, गवर्नमेंट को कुछ
वहाँ के पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया को यूटिलाइज करना है, तो इसके लिए लोगों की सहमति होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गवर्नमेंट अगर कोई भी सपोज फैक्ट्री सेटअप करना चाहती है, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए वहाँ के पेड़ों को काटना चाहती है, तो उसका लोगों पे ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, तो इसके लिए ये एक मैनेजमेंट अपनाया गया था। तो दिस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट विच वर्क वेरी क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी का गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा तालमेल बना रहे, लोगों को भी यहाँ पे बेनिफिट मिले गवर्नमेंट की स्कीम से, लोगों को ऐसा ना हो कि नुकसान हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था 1980 में। तो यहाँ पे लिखा भी इन्वॉल्व्स रीजनरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ विलेज कम्युनिटीज एसोसिएशन विद द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इंक्लूड होता है, वहाँ की जो विलेज कम्युनिटी है उनके साथ मिलकर के काम करता है। अगर गवर्नमेंट को कुछ चाहिए तो गवर्नमेंट भाई ये बोलेगा कि हम आपको क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, और वैसे तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट एरिया जो भी विलेज का एरिया है वो कंजर्व रहे। तो इसमें दोनों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेनिफिट्स बिटवीन विलेज एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर सपोज कोई लैंड एरिया चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, तो वो लैंड एरिया फिर पूछ करके होगा, ऐसे नहीं कि उन्होंने हथिया लिया। ठीक है, तो ये विलेजेस एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में बहुत अच्छा एक क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। अब सपोज गवर्नमेंट को किसी प्राइवेट कंपनी को कोई टेंडर देना है कि आइए और यहाँ पर जैसे मुझे वुडन फैक्ट्री को इंट्रोड्यूस करना है, तो उस वुडन फैक्ट्री को इंट्रोड्यूस करने के लिए अब डायरेक्टली थोड़ी ना मैं किसी का लैंड एक्विजिशन कर लूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले विलेज कम्युनिटी के बीच में बात होगी कि भाई हमें इतना पर्टिकुलर एरिया चाहिए, जिसमें कि अगर हम कुछ सेटअप भी करते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, और वापस से उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्रेटेंड स्पीशीज कॉन्सेप्ट। थ्रेटेंड स्पीशीज कॉन्सेप्ट। देखो, थ्रेटेंड स्पीशीज कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कब आया था, तो जैसे जैसे स्पीशीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती चली जा रही थी, और उस पे जब यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी IUCN की नजर पड़ी, तो उसने एक बुक निकाली, रेड डेटा बुक के नाम से उसको पब्लिश किया गया कि भाई ये स्पीशीज जो है वो इंडेंजर्ड में है। ठीक है, और यहाँ पर ये स्पीशीज हो सकती है कि एक्सटिंक्ट हो जाए लगातार, और ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो IUCN विच इज, अगर हम इसको एक तरीके से इलेबरेट करें तो इसका मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, IUCN, इन्होंने एक रेड डेटा बुक पब्लिश की, रेड डेटा बुक, और ये पब्लिश की थी 1966 में। फर्स्ट जो रेड डेटा बुक इशू हुई थी वो 1966 में हुई थी। उसके बाद से जो हर साल कुछ ना कुछ इसमें डेटा ऐड होता रहता है कि भाई ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, ये खतरे में है, ये वल्नरेबल है टू बिकम एक्सटिंक्ट या टू बिकम इंडेंजर्ड एंड सो ऑन। तो अलग अलग कैटेगरी बना रखी IUCN ने, वेरियस कैटेगरीज बना रखी हैं, और उन कैटेगरी में जो भी प्लांट या एनिमल को ये लोग इंक्लूड करेंगे तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी है। दिस कैटेगरी इज अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया, तो वो क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है वो, तो उसको वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक तो पॉइंट हो गया, ये हमारा थ्रेटेंड स्पीशीज का कॉन्सेप्ट ऐसे आया। इसके अलावा हमारे पास एक एक्ट भी बना हुआ है इंडिया के अंदर। इन इंडिया देयर इज एन एक्ट नोन एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था ये एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था टू कैटेगराइज द फौना ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन देयर कंजर्वेशन स्टेटस। इंडिया के अंदर कि क्या किस फौना का, फौना मतलब जो हमारे एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स का क्या स्टेटस है भाई, वो
IUCN ने तो यहाँ पे 1966 में पब्लिश कर दिया था। इंडिया के अंदर भी तो हमें देखना है, वैसे तो IUCN पूरे वर्ल्ड वाइड देख रहा है, बट इंडिया के अंदर भी हमें कुछ ऐसे एक्ट लेके आने पड़ेंगे जिसकी वजह से अगर कोई स्पीशीज इंडेंजर्ड है उसको एक्सटिंक्शन से होने से हम रोक सकें, ठीक है, एक्सटिंक्ट होने से रोक सकें या एक्सटिंक्शन में जाने से रोक सकें। तो ये एक्ट बना दिया गया था 1972 में। ध्यान में रखना ये क्या, ये भी सेम वही है, कॉन्सेप्ट देता है किसका, थ्रेटेंड स्पीशीज का कॉन्सेप्ट, यही ये बात करता है। अब बात करते हैं कि ये थ्रेटेंड मतलब क्या। थ्रेटेंड जो हमने वर्ड लिखा है हम इसको क्या कैसे समझें। सो दिस वर्ड इज इन कॉन्टेक्स्ट विद कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, इन कॉन्टेक्स्ट विद कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, ये आपने ध्यान में रखना है। अब वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि IUCN ने दी और क्या क्या क्राइटेरिया है उसको उसमें डालने के लिए, उस पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट को डालने के लिए, तो वो देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तो ये देख सकते हो ये IUCN की कैटेगरीज बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रेटेंड कैटेगरीज वाला, ये जिसके अंदर ये 3 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद तो एक्सटिंक्शन आ जाता है, इसके बाद सीधे क्या आएगा, एक्सटिंक्शन। और लेकिन एक्सटिंक्शन के भी फर्दर 3 कैटेगरी इन्होंने बना रखी है, रीजनली एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट। तो थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ये। देखो अगर जो कैटेगरी हमें फिट करनी है उसके लिए सपोज हमारे पास इवेल्युएशन डेटा ही नहीं है, या हमने उसको इवेल्युएट ही नहीं किया है, तो उसको हम नॉट इवेल्युएटेड कैटेगरी में रखेंगे। कोई हमारे पास हमने इवेल्युएशन करने की सोची भी नहीं और ना ही IUCN ने उस पर ध्यान दिया, तो नॉट इवेल्युएटेड कैटेगरी में उसको डाल देंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर नीम ट्री है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी ट्री है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा पाइन ट्री है, तो हमने सोचा नहीं कि उसको इवेल्युएट करने का, तो उसको इस कैटेगरी में डाल देंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है कि हमने धीरे धीरे इवेल्युएशन स्टार्ट किया और इवेल्युएशन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई इसको कोई खतरा ही नहीं है और इसके हमारे पास सफिशिएंट डेटा है, तो वो नॉट एप्लीकेबल में आ जाता है। फिर हमारे पास डेटा है लेकिन प्रॉपर नहीं है, हमें नहीं पता कि इतनी ये इसकी स्पीशीज और भी कहीं हो सकती है, तो डेटा डेफिशिएंट में आ जाएगा वो। फिर हमारे पास आता है कि हमारे पास डेटा कंप्लीट है लेकिन उसको कोई खतरा ही नहीं है, तो वो लीस्ट कंसर्न में आता है। और फिर आता है हमारे पास कि डेटा भी मिल गया हमें और हमें ये भी लग रहा है कि वो स्पीशीज जो है वो हो सकता है कि थ्रेटेंड कंडीशन में चली जाए, मतलब दैट बिकम लाइकली टू बी वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब है उस पर थोड़ा बहुत भी अगर इन्वायरमेंट का अफेक्ट पड़ा या कुछ और फैक्टर का अफेक्ट पड़ा तो वो इंडेंजर्ड में चली जाएगी। ये क्या है, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इनकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे, अभी ये ध्यान में रखना। नियर थ्रेटेंड तक हम यहाँ तक समझ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास सारा डेटा यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया था, देख सकते हो ये एडिक्वेट डेटा है, यहाँ से हमें मिलना चालू हो गया था। तो अब धीरे धीरे मेन जो हमारी कैटेगरी पे फोकस जिसे हमने करना है, थ्रेटेंड कैटेगरी पे फोकस करना है। वल्नरेबल क्या है, इंडेंजर्ड क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है, तो इसको समझते हैं क्योंकि यहीं से एक्सटिंक्शन का रिस्क जो है वो बहुत हाई हो जाता है। तो देख सकते हो आप माइनस से हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब एक्सटिंक्शन रिस्क क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। इसको समझते हैं आगे, यहाँ तक डन, समझ रहे हैं? Yes, sir. अब ये मेन हमारे पास है, ठीक है। सबसे पहले देखो हमें जिन पे फोकस करना है, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट। लोअर रिस्क आपके वैसे इतना लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी ध्यान में रखना है। A taxon is lower risk when it has been evaluated, does not satisfy the criteria for any of the category, critically endangered, endangered और vulnerable। क्या मतलब है लोअर रिस्क का, कि हमने उसको एसेस कर लिया है, हमने पूरी जितनी भी स्पीशीज है वो एसेस कर ली है, इवेल्युएट कर लिया है, और हम इस कंडीशन पे पहुंचे हैं कि भाई ठीक है वो उसकी स्पीशीज इनफ है, वो इंडेंजर्ड या वल्नरेबल में जाने लायक भी नहीं है, तो उसको बोल देंगे लोअर रिस्क। फिर बात आती है यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट, ये है थ्रेटेंड स्पीशीज का कॉन्सेप्ट। तो वल्नरेबल, वल्नरेबल कौन सी स्पीशीज आएगी, व्हेन इट इज नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बट फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द मीडियम टर्म फ्यूचर। क्या है इसका मतलब कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो नहीं है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि बहुत ही कम स्पीशीज हो और अगर उनमें से धीरे धीरे कमी होने लग गई तो वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, ठीक है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। तो ऐसी स्पीशीज जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो नहीं है लेकिन हाँ
रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, वो फेस कर रही हैं, और फ्यूचर में लगातार अगर एक्सप्लॉइट किया गया तो हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट भी हो जाए, तो हम इसको बोलते हैं वल्नरेबल। फिर आता है वल्नरेबल के बाद इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? इट इज नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बट फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। वल्नरेबल से ज्यादा जो रिस्क फेस करने वाली स्पीशीज हैं उनको हम इंडेंजर्ड में कंसिडर करते हैं। और अल्टीमेटली वो स्पीशीज जो कि एकदम एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, हाई रिस्क, एक्सट्रीमली हाई रिस्क, तो उनको हम क्या बोल देंगे? क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोल देंगे। और उसके बाद तो क्या होना है? एक्सटिंक्ट होना ही होना है, क्योंकि अगर स्पीशीज ही नहीं बची तो फिर एक्सटिंक्शन हम उसको बोल देंगे। दैट मीन देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड, मतलब एक भी स्पीशीज जिंदा नहीं है, उसको हम बोल देते हैं एक्सटिंक्ट। एक से ज्यादा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक ठाक है, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड में जाने लायक है तो इंडेंजर्ड बोल देंगे, और इंडेंजर्ड से कम मतलब ज्यादा स्पीशीज हैं लेकिन हाँ इन फ्यूचर चांसेस हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, तो वल्नरेबल। तो ये कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं जो कि आपने ध्यान में रखना, खास तौर से ये तीनों। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। फिर आता है हमारे पास एंडेमिक स्पीशीज एंड रेयर स्पीशीज का कॉन्सेप्ट। ये अलग है, थ्रेटेंड स्पीशीज से ये थोड़ा अलग है। ये एक जनरल टर्म है। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब, एंडेमिज्म का मतलब पहले समझो। एंडेमिज्म का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट होने वाली कोई स्पीशीज। मतलब ये ए एरिया है तो ये बी एरिया में कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्पीशीज विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इकोसिस्टम दैट विल बी कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वेस्टर्न घाट में हमारी कोई एक स्पीशीज मिलती है, सपोज एक्स स्पीशीज है वो कोई एम्फीबिया की, और वो और कहीं नहीं मिलती, तो दैट मीन्स दिस एक्स स्पीशीज इज द एंडेमिक स्पीशीज ऑफ द वेस्टर्न घाट। सिंपल सी चीज। रेयर स्पीशीज का क्या मतलब है? सम स्पीशीज आर नेचुरली रेयर ड्यू टू प्रेजेंस इन स्मॉल नंबर। मतलब जरूरी नहीं कि एंडेमिक हो, लेकिन बहुत ही रेयर नंबर में प्रेजेंट होती हैं, ये बहुत ही कम नंबर में प्रेजेंट होती है नेचुरली, बिल्कुल नेचुरल ही ये रेयर नंबर में होते हैं। तो स्मॉल नंबर में प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोल देते हैं? रेयर स्पीशीज बोल देते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखना है, दो टर्म जनरल टर्म है ये। यहां तक क्लियर? यस सर। ठीक। अब देखो क्राइटेरिया क्या है थ्रेटेंड कैटेगरीज में फिट करने का। कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनकी वजह से हम या तो उसको बोले वल्नरेबल, या तो उसको बोले इंडेंजर्ड, या तो बोले क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये कैटेगरीज हैं, देखो क्राइटेरियाज ये हैं। पॉपुलेशन रिडक्शन, लगातार पॉपुलेशन का कम होना एक क्राइटेरिया है। रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल रेंज, वो बहुत ही लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया तक ही प्रेजेंट है, तो वो भी एक क्राइटेरिया हम लेते हैं, कंसिडर करते हैं। स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड डिक्लिनेशन, लगातार कमी होती चली जा रही है और पॉपुलेशन साइज में, तो वो भी एक क्राइटेरिया है। वेरी स्मॉल और रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन है। ठीक है, मतलब या तो कमी हो रही हो और या तो कम ही हो वो नंबर में, तो उसको भी हम इसी कैटेगरी में फिट कर देंगे। एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, कि कितने चांसेस हैं उसके एक्सटिंक्ट होने के, एक्सट्रीमली हाई है, वेरी हाई है, या फिर हाई है। इसके बेसिस पे अगर हाई है तो वल्नरेबल, वेरी हाई है एंडेंजर्ड, एक्सट्रीमली हाई है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इस हिसाब से हम उसको अलग अलग क्राइटेरिया में फिट करके इन कैटेगरीज में प्लेस करते हैं। यहां तक डन? यस सर। ओके। कुछ इंडिया की क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीशीज के मैं आपको नाम लिखवा रहा हूँ, ठीक है? ये इस चार्ट पे भी आएंगे हम अभी। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिखा लेता हूँ। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इन इंडिया। थ्रेटेंड स्पीशीज इन इंडिया, प्लांट भी हो सकता है इसमें और एनिमल भी हो सकता है इसमें। अगर हम कह रहे हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सीआर से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड को सीआर से। प्लांट की कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो सकती है? तो ये है बेसिकली बारबेरिस, बारबेरिस नीलगिरियंसिस, नीलगिरियंसिस। जो नीलगिरी है, नीलगिरी रेंज है, वहां पर ये प्लांट मिलता है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एनिमल की स्पीशीज अगर हम देखें तो एनिमल में आता है पिग्मी हॉग।
पिग्मी हॉग, दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। दूसरा हमारे पास आता है इंडेंजर्ड का कॉन्सेप्ट। इंडेंजर्ड में कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि इंडेंजर्ड है? तो बेंटिकिया निकोबारिका, बेंटिकिया निकोबारिका, ये आपका अंडमान निकोबार में मिलने वाला प्लांट है। ठीक है, इसको ये मैंने पूरा कंप्लीटली अंडरलाइन कर लिया, जबकि इसको हमें अलग अलग अंडरलाइन करना है अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रूल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये ऐसे कर देना इसको। ठीक है, पिग्मी हॉग एक कॉमन नेम है। पिग्मी हॉग का वैसे अगर साइंटिफिक नेम देखो तो सस सिल्वेनियस है, बट पिग्मी हॉग इजी है याद रखने के लिए, तो ये ध्यान में रख सकते हो। बेंटिकिया निकोबारिका इंडेंजर्ड है प्लांट के केस में। और अगर हम एनिमल का देखें तो रेड पांडा, रेड पांडा इज endangered in the case of animal। तीसरा हमारे पास जो vulnerable species में आता है, vulnerable, तो vulnerable में प्लांट हम कह सकते हैं Cupressus, Cupressus cashmeriana, कैशमेरियाना, ये बेसिकली कश्मीर में प्लांट है जो कि वल्नरेबल है। और एनिमल अगर हम देखें तो ब्लैक बग, ब्लैक बग जिसको कि काला हिरन भी कहते हैं, सलमान खान को जिसमें काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी ब्लैक बग। ठीक है, तो एंटीलोप, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एंटीलोप सर्वी कापरा, सर्वी कैपरा, एंटीलोप ही ध्यान में रख सकते हो, ब्लैक बग ध्यान में रख सकते हो। तो ये है हमारे कुछ एनिमल, खास तौर से आपको ध्यान में रखना है। प्लांट वैसे बहुत ही रेयरली आता है। एनिमल क्रिटिकली इंडेंजर्ड पिग्मी हॉग, इंडेंजर्ड रेड पांडा एंड वल्नरेबल ब्लैक बग, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और स्पीशीज है जो कि इंडेंजर्ड में आ सकती हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं हॉर्नबिल, एक बर्ड है। ठीक है, हॉर्नबिल बर्ड इज इंडेंजर्ड। इसके अलावा राउवोल्फिया सरपेंटियाना मेडिसिनल प्लांट है, दैट इज आल्सो इंडेंजर्ड। ठीक है, प्लांट अगर हम देखें राउवोल्फिया सरपेंटियाना, वो जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है, राउवोल्फिया सरपेंटियाना, it is a medicinal plant and it is endangered। ये भी एक वन ऑफ द endangered plant में से है। इसके अलावा एक बर्ड है हॉर्नबिल, तो ये भी क्या है? endangered है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया ऐसे। ठीक है, डिस्क्राइब द इंडेंजर्ड स्पीशीज व्हिच आर प्रेवलेंट इन इंडिया, प्रेजेंट इन इंडिया, या फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे इन तीन कैटेगरीज को, तो वहां पर आप कुछ एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं और उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, या फिर अगर आपके पास कोई ऑप्शन में आ गया क्वेश्चन में, इनमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, रेड पांडा, ब्लैक बग, टाइगर, लायन, तो ध्यान में रखना है अपना, पिग्मी हॉग, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये है हमारे पास थ्रेटन्ड स्पीशीज इन इंडिया। अब इसके लिए यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये पूरा फ्लो चार्ट, इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया। अब इसमें बहुत सारी स्पीशीज हैं। ठीक है, जैसे कि एशियाटिक लायन है हमारा, जो कि गिर गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। वाइल्ड एस, ये रन ऑफ कच्छ, अगेन गुजरात में, ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र में आपका मिलता है। वहां पर मतलब प्रोटेक्टेड हैं ये, जो भी वहाँ के नेशनल पार्क्स होंगे ना, तो वहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं ये, तो ये भी इंडेंजर्ड में आता है। हिमालयन मोनाल, मोनाल पक्षी जो है ये हमारे उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है। ठीक है, तो ये भी क्या है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। बहुत ही हिली एरिया में मिलती है ये, इसका काफी ब्यूटीफुल ये रहती है, बहुत ही सुंदर सी पक्षी है ये, और ये भी इंडेंजर्ड है। और खास तौर से हिमाचल में भी देखने को मिल जाएगी, उत्तराखंड की स्टेट बर्ड तो है ही, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज दोज आर आल्सो पार्ट ऑफ सम हिमालय रीजन, तो वहाँ पे भी हिली एरिया में देखने को मिलती है। लेपर्ड कैट हो गई, दिस इज आल्सो इंडेंजर्ड। इसके अलावा पिग्मी हॉग हमारा क्या है? ये आपका असम के अंदर इंडेंजर्ड है, बट दिस हैज बिकम क्रिटिकली इंडेंजर्ड नाउ, ये पुराना है थोड़ा सा, तो यहाँ पर अब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा चुका है। इसके अलावा एशियन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, ये सब इंडेंजर्ड है। इसके अलावा ब्लैक बग तो यहाँ पे है ही। ठीक है, मालाबार सिवेट, नीलगिरी लंगूर, ये भी इंडेंजर्ड है।
लायन टेल्ड मैकैक, मैकैक जो मंकी एप का है, तो ये भी इंडेंजर्ड है। ये है हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल इन इंडिया। क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स यहाँ पे कुछ आप ध्यान में रख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर इट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसके अलावा लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर। बंगाल फ्लोरिसन, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। हिमालयन क्वेल बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालयन क्वेल ये हिली एरिया में देखने वाली बर्ड है, मिलने वाली बर्ड है, तो ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फॉरेस्ट आउलेट, ये स्पीशीज आउल की है जो कि फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलता है हमारा। वाइट बैक्ड वल्चर, तो वल्चर की ज्यादातर स्पीशीज वैसे है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ चुकी हैं, देख सकते हो यहाँ पे स्लेंडर बिल्ड वल्चर। तो कॉमनली हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है भाई कि वल्चर जो है, वल्चर की स्पीशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ चुकी हैं, ठीक है, रेड हेडेड वल्चर एंड ऑल दैट। बाकी फ्लोरिसन, जो फ्लोरिसन बर्ड है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हिमालयन क्वेल आपने ध्यान में रख लेना, हिमालयन क्वेल, तो तीन भी ध्यान में रख लोगे बहुत इनफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, फ्लोरिसन, हिमालयन क्वेल, वल्चर। इसके अलावा बाकी अब इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक। नेक्स्ट आता है कि भाई अब इनको एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो तरीके हम अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम क्या करें, उनके उसी नेचुरल एनवायरनमेंट में ही उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएं, जिसको बोला जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन। या फिर हम क्या करें, उनको उस जगह से हटा करके किसी दूसरी जगह पर के लेके आए, तो ये उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से अलग होगा, बट आर्टिफिशियल तरीके से उनके नेचुरल एनवायरनमेंट की तरह बनाया गया होगा, इसको बोलेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो दो तरीके हैं, लेकिन इन सीटू कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स सीटू तो ज्यादातर आपका जो जू है, ठीक है, जू है या फिर जितने भी बोटेनिकल गार्डन्स हैं, ये सब एक्स सीटू में आता है। इन सीटू में नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, भाई आपने उसी एरिया को क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है, तो वो इन सीटू वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। पहले हम इसी को कवर करेंगे। इन सीटू का मतलब क्या है, कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट, कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट, उसके उसी एरिया में जहां पे वो मिलता है उसी को हमने प्रोटेक्टेड कर दिया। कैसे कर दिया, बाय एग्जांपल है नेशनल पार्क फॉर्म करके वहां पे हमने फिक्स बाउंड्री कर दी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हमने एक्ट के थ्रू लगा लिए गवर्नमेंट ने। तो नेशनल पार्क जो है वहां पर किसी भी जो जो भी एनिमल है या फिर जो भी बर्ड है वो बेसिकली प्रोटेक्टेड किए जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं या जो भी पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट है या कोई भी प्लांट की स्पीशीज है वो प्रोटेक्टेड की जाती है वहाँ पे। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व ये है, ये भी हमारा प्रोटेक्टेड पार्ट में आ जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो ये भी इन सीटू कंजर्वेशन का ही पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ मेथड जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। बाकी अब इसमें नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, एक्स-सीटू कैसे करेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, तो यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लेना एंड जो भी इसमें डाउट होंगे we will discuss in the next lecture. So till then, take care. Bye bye. थैंक यू सर। Okay, bye bye.